नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी का स्वागत करते हैं, फिर आते हैं आज की चर्चा पर। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी गौरव जी, जब वेस्ट बंगाल का एक महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, असम का चुनाव, उसमें पोलिंग हो गई, तमिलनाडु में चुनाव, उसके अलावा केरल में, तो ये चुनावी एक तरफ माहौल था और अचानक जो 33% महिला आरक्षण वो संसद में, अब ये 33% महिला आरक्षण जो कि महिला सांसदों की संख्या लगभग 230 या 232 के आसपास, या इससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा, 287 जी, इतनी संख्या हो जानी है। तो निश्चित तौर पर जो मौजूदा हमारी संसद है उसकी संख्या से ये संभव नहीं था। तो परसीमन परसीमन के साथ नंबर बढ़ना, यानी 850 की हमारी लोकसभा जो पहले ही बनाई जा चुकी है, तो परसीमन हमारा ड्यू था, परसीमन को होना था। और उसके बाद ये महिला रिजर्वेशन, इन दोनों पर 2/3 बहुमत चाहिए था सरकार को, तभी ये संभव होता है। लेकिन सरकार ने ये जानते हुए कि इसके पास इस समय 2/3 बहुमत नहीं है और कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष कितना सहयोग करेगा ये जानी हुई बात है, क्योंकि नफरत की राजनीति चलती है मोदी के साथ। ऐसे में सरकार का ये 33% महिला आरक्षण सामने लाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सामने लाना, विपक्ष इस पर बेनकाब होना उसका, और अंततः ये कहना कि डिलिमिटेशन असली निशाना था और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वो बहाना था। एक कंफ्यूजन भी है कि जो महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पास हो चुका है, क्या ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ड्रॉप होने के बाद, नहीं पास होने के बाद, वो लागू है कि नहीं लागू है। तो इन तमाम अटकलों पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं आपके साथ इसकी एक दूरदृष्टि पर बात करूंगा। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने की ये शुरुआत, जो कि पंचायत से शुरू हुई और जिसको कांग्रेस राजीव गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती है, लेकिन अब यहाँ पर कहाँ खड़ी है, महिलाओं के खिलाफ क्यों खड़ी है? अवनीश भाई, पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के लिए अवनीश भाई को मैंने अपने पीछे नहीं भागने दिया, बल्कि मैंने ही उनको मैसेज करके बोला कि ये वीडियो करना ज़रूरी है। तो आज श्रेय मुझे दे दीजिएगा कि मैं अवनीश भाई के पीछे पड़ा कि ये वीडियो कर लें, क्योंकि इनके पास वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास माध्यम एक ही है आपसे बात करने का, क्योंकि मैं और कहीं बोलता नहीं है, एक ही माध्यम है, इसलिए मैं आया। अब मैंने एक ट्वीट देखा कांग्रेसियों का, जिस पे कांग्रेसी नाचते हैं कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस ने दी, भारत की प्रथम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस ने दी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, भारत की प्रथम लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दी। तो कांग्रेस जो है महिला विरोधी नहीं है, ऐसा करके सब इस वक्त छम्मा छैया डांस कर रहे हैं। प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी गांधी फैमिली के बाहर थी? क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी हैं और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू हैं। रहा सवाल मीरा कुमार का और प्रतिभा पाटिल का, वो दोनों जी हजूर गांधी परिवार के थे और वो पपट थे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबने देखा है। अब इस बिल पे बात करते हैं। देखिए, इस बिल के राजनीतिक रीज़न भी हैं और संवैधानिक रीज़न भी हैं। दिक्कत क्या है कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रीज़न सब बता रहे हैं और हज़ारों वीडियो बन चुके हैं, एक दो मैंने देखे, लेकिन इतिहास कोई नहीं बता रहा है। इतिहास क्या कहता है कि अटल जी की सरकार में जब परिसीमन की बात हुई थी, जब परिसीमन के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी और डिलिमिटेशन लागू करने की बात हुई थी, तो विपक्ष के दबाव के कारण अटल जी ने उसको 25 साल के लिए डिले कर दिया था। ये बात है 2001 की। अब 2001 से अगर 25 साल देखें तो 2026,
अब प्रेशर नरेंद्र मोदी पे ये है कि 25 साल डिले कर दो। नरेंद्र मोदी उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो 25 साल डिले करेंगे, क्योंकि 25 साल का मतलब है ये काम कभी नहीं होना है फिर। तो वो साथ लेके चल रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, कांग्रेस बराबर ये कह रही है कि जो 2023 में नारी अधिनियम बिल लागू करा गया था, जो भी उसका नाम था, उसको लागू कर दीजिए। इस बात पे कांग्रेस जोर दे रही है और बात बिल्कुल सही है भाई। जब 2023 में आपने सर्वसम्मति से बिल को लागू पास करा लिया था, तो उसको लागू क्यों नहीं करा गया? लेकिन क्या है कि ये परसेप्शन क्रिएट करा जाता है, नैरेटिव। असलियत कोई नहीं बताता। असलियत अगर आप बिल में देखें तो असलियत ये है कि उसमें साफ है, जो कांग्रेस ने जब दबाव में ऐड करवाया था पी परिसीमन के बाद, हाँ, यानी जब तक डीलिमिटेशन ना हो जाए तब तक 33% महिलाओं का आरक्षण जो 2023 में पास करा गया था वो नहीं हो सकता। अब कांग्रेस कह रही है आज लागू कर दो, तो वो चीज, पहली चीज तो वो संवैधानिक है। लेकिन अगर मान लीजिए 1% अगर हम सोच लें कि उसको लागू कर दें, तो उसके नुकसान क्या है? उसके नुकसान कई तरीके से, और ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, सभी पार्टियां इसमें आती हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, डीएमके हो, कोई भी पार्टी हो। अगर आप 2023 का 33% आज लागू कर देते हैं तो बहुत से एमपीज को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। दो ही तरीके हैं, या तो आप स्वेच्छा से अपनी जगह छोड़िए, जो आपके नाम में आए, जो कमेटी बनेगी वो डिसाइड करेगी कौन कौन सी महिलाएं, या फिर आप लॉटरी सिस्टम कीजिए। अब लॉटरी सिस्टम में बनारस भी आ सकता है, अमेठी भी आ सकता है, वायनाड भी आ सकता है, रायबरेली भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद अपने एरिया में सही काम कर रहे हैं, या उनके एरिया में जो कुछ वर्ग हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ग हैं, वो अपनी जगह छोड़ देंगे और वहाँ पर महिलाओं। अब यहाँ एक चीज़, बहुत सारे लोग जो खास तौर से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और बेसिक फंडामेंटल समझ में नहीं आते हैं। महिला रिजर्वेशन का अर्थ क्या है? महिला रिजर्वेशन का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ से महिला ही चुनी जाएगी और यही महिला चुनी जाएगी। महिला रिजर्वेशन का अर्थ ये है कि एक सीट डिसाइड हो गई कि ये महिला सीट है, यानी अब उस पे हर पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कैंडिडेट महिला ही होगी। तो जो मेरिट के हिसाब से महिलाएं देंगे, आप अपने नॉमिनेट करेंगे, टिकट देंगे, और उस पे जनता का विवेक है कि जनता किस महिला को चुन के भेजती है। ये रिजर्वेशन का मतलब है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पीएचडी हो और ये हो और वो हो तभी वही मेरिट होती है। तो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। तो 2023 में जो महिला बिल पास हुआ वो परिसीमन की परिधि में था, मतलब लिमिटेशन में था। अब अटल जी ने परिसीमन 25 साल के लिए पोस्टपोन करा था, यानी 2026 में होना है। तो 2026 में, क्योंकि अब तक जो आपकी संसद में 543 मेंबर हैं वो 1971 के सेंसस पे। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा सरल उदाहरण है। मान लीजिए आपकी गोरखपुर सीट पे 71 में 1 लाख लोग थे। मैं एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये कोई भी सीट पे 1 लाख लोग थे। 1 लाख लोगों के में आपने 1 लाख लोगों पे आपने एक एमपी चुना, ठीक। अब पिछले 25 साल में वो 1 लाख हो गए हैं 3 लाख। एमपी अभी भी एक है। तो गवर्नेंस इशू आ जाता है कि भाई अभी जो 3 लाख लोगों को देखना है, पहले 1 लाख लोगों को देखना है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कम होगी।
ठीक है ना, माइक्रो लेवल पे अगर आप जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कम होगी। तो परिसीमन की जरूरत इसलिए है ताकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट हो, और उसमें जहां 3 लाख हुए हैं, और मान लीजिए आप ये लेके चलते हैं कि 1 लाख पे एक एमपी होगा, तो यानी अब 3 एमपी होंगे। उस 3 एमपी में एक एमपी महिला होगी। अरे ये बात समझ में, 33% की बात है ना, उस 3 लाख पे एक पे महिला होगी। यहां दिक्कत है। अब यहां दिक्कत करंट सिस्टम में ये है कि 543 में अगर 33% पुरुष अपनी जगह छोड़ते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो काम करने वाले हैं वो छोड़ दें। और जैसा कि हमने राजीव गांधी का आपने उदाहरण दिया पंचायत राज का, पंचायत राज की असलियत क्या है ये कोई नहीं बात करता। पंचायत राज में जो महिलाओं के लिए सीटें हैं, वहां पर भी नेता अपनी बीवी को आगे करके चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद वो केवल अंगूठा छाप रह जाती है। उन पंचायत के लोगों का पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पीछे से सारा काम यही लोग करते हैं। अगर घर में मीटिंग हो रही है, दफ्तर में मीटिंग हो रही है, पंचायत में मीटिंग हो रही है, तो पत्नियां नहीं जाती हैं, यही उनके पति लोग जाते हैं। जो आप कुछ बोल रहे हैं? प्रधानपति एक औपचारिक पद है, क्रिएटेड प्रधानपति होते हैं। ठीक, तो क्या आप लोकसभा में भी वही चाहते हैं कि जो पुरुष अपनी सीटों को दें, वो अपनी पत्नियों को, बेटियों को, बहुओं को आगे कर दें? उदाहरण आपके सामने सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? बिहार है। लालू प्रसाद यादव को जब जेल हुई और वहां आए, तो उन्होंने क्या करा, अपने अंगूठा छाप बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिहार का भला हुआ? सारे काम तो लालू प्रसाद देखते थे, चाहे वो जेल से देखें चाहे जेल के बाहर देखें। तो 543 में आज अगर 33% लागू होता है तो यही कारण होगा। अब जब आपका 2023 का जो रेजोल्यूशन है, जो आपका 23 का बिल है, उसमें बड़ा साफ लिखा है कि महिला आरक्षण होगा परिसीमन के बाद, और अटल जी ने जो पोस्टपोन करा था उसकी परिसीमन की तारीख या ईयर देखा जाए 2026। तो इसी वजह से दोनों बिल को साथ कर दिया कि महिलाओं का 33% का आरक्षण और परिसीमन दोनों साथ कर दिया। अब इस परिसीमन में क्या होगा भाई, 453 सीट्स हैं, वो जाके 850-800 के आसपास सीटें हो जाएंगी। उसमें 33% महिलाओं का होगा, और इसमें वो महिलाएं आएंगी जो किसी सिटिंग एमपी या एमएलए की या नेता की पत्नियां नहीं हैं, बीवियां नहीं हैं, या घर का सदस्य नहीं है। तो आम लोगों को, आम महिलाओं को राजनीति में आने का और कार्य करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, जो कांग्रेस या कांग्रेस के सोच वाले जो दल हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर परिवार से बाहर चली गई तो परिवार का होल्ड कम हो जाएगा। तो समराइज्ड वे में, जो कांग्रेस आज बोल रही है कि 2023 को लागू करो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कंडीशन है परिसीमन के बाद। इसलिए वो जो नैरेटिव क्रिएट कर रही है वो आप लोगों को मूर्ख बना रही है। परिसीमन की जरूरत क्या है कि जो अटल जी ने 2021, वो संवैधानिक है, वो कोई भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पर्सनल एजेंडा नहीं है, वो एक संवैधानिक है कि वो संविधान के हिसाब से परिसीमन होना जरूरी है, जो अटल जी ने 25 साल टाल दिया था। और वो परिसीमन, और बहुत सारे कारण हैं, उनकी मेजोरिटी सरकार नहीं थी, बैसाखी पे खड़ी हुई सरकार थी, लेकिन आज वो परिसीमन जरूरी हो गया है ताकि लोगों को सही रिप्रेजेंटेशन मिले। बिल्कुल सर। और इस परिसीमन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, ये अगर होता तो 131वां
131 फर्स्ट ये संविधान संशोधन होता। हालांकि अगर देखिए तो इसमें 528 सांसदों में से 298 सांसदों ने इसके पक्ष में डाला और जो नहीं आ पाया वो 230 लोगों ने इसके खिलाफ डाला, क्योंकि ये 2/3 बहुमत से है। अब मेरी दो चीजें यहाँ पर, परसीमन तो संवैधानिक मामला है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, उसको तो होना ही होना है। जो 33% वुमेन्स रिजर्वेशन है वो पहले ही करा के 2023 में रखा जा चुका है। अब केवल परसीमन बाकी है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि कितनी जल्दी वापस केंद्र सरकार ये परसीमन लेके आएगी? क्योंकि ये तो तैयारियों का एक सिंक्रोनाइजेशन है भाई, आपने संसद बना लिया है, 26 में परसीमन ड्यू है, परसीमन हो गया, 33% आरक्षण पहले ही है, उसके बाद तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करना है कि कौन सी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। देखिए, सरकार ने कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के शब्दों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि अगर ये पास हो गया तो इसका श्रेय सबको जाएगा या किसी को नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये गिर गया तो इसका श्रेय पूरा मुझे जाएगा, मतलब इसका पूरा राजनीतिक बेनिफिट मैं लूँगा, मेरे को आएगा, और इसमें नरेंद्र मोदी जी गलत नहीं है। देखिए, अब ये बिल गिरा है, पहले भी जो बिल था वो इस कंडीशन पे पास हुआ था कि इसको परिसीमन से जोड़ दो, तब बिल पास हुआ था ना, उससे पहले तो बिल पास नहीं हुआ था। ये तो मतलब क्लियर कट तो नहीं था कि भाई ठीक है 543 है, इसमें 33% वुमन होंगी, ऐसा तो नहीं था। ये था परिसीमन के साथ जोड़ दिया था, डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया था। अब वही चीज वापस आई है कि इसको अब डीलिमिटेशन भी संवैधानिक रूप से अभी करना जरूरी है। अब ये बिल गिर गया, इसका राजनीतिक बेनिफिट क्या है? अब देखिए, अगर बिल नहीं गिरता तो सरकार ने तो ये कहा था ना कि 50% सीटें हर जगह बढ़ा देंगे। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, 2071 में और अभी तक यूपी की सीटें बढ़ी, यूपी की जनसंख्या बढ़ी है 20%, और अगर नीचे देखें तो केरल की जनसंख्या बढ़ी है 4%। तो जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हर जगह 50% सीटें बढ़ा देंगे, तो उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी, सारे राज्यों को। आपको समझ में आई नहीं, आपने वो बिल गिरा दिया। अब जब वो बिल गिर गया, अब जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और सारी चीजें होंगी, तो अब तो वो मैथमेटिकली जाएगा ना, और जो मैथमेटिकल जाएगा वो 2026 के सेंसेक्स पे जाएगा। भाई कमीशन बनाना भी जरूरी है, अब सेंसस चल ही रहा है, तो जो लेटेस्ट सेंसेक्स होगा उसके मैथमेटिकल नंबर के हिसाब से कमीशन काम करेगा। कमीशन राजनीतिक रूप से तो काम करेगा नहीं। यानी अब केरल की सीटें कम बढ़ेंगी और यूपी की ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसको कांग्रेस ने क्या करा, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारी ना। अब आप आ जाइए यूपी, बिहार और बहुत सी और भी राज्य हैं, डिसीजन मेकिंग कौन है? पुरुष नहीं है, महिला है। तो बेनिफिट आपने किसको दे दिया? अपनी मूर्खता में नरेंद्र मोदी जी ने कहा देखो कुल्हाड़ी है, इस पे मत कूदना, पैर कट जाएगा। तो अपोजिशन ने कहा मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम कुल्हाड़ी पे कूदेंगे नहीं, अब हम कुल्हाड़ी स्वयं अपने पैर पे मार लेंगे। तो जहां 50% बढ़नी थी सीटें और सबको कंफर्टेबल रोड जगह स्पेस मिलनी थी, अब वही परसीमन कमीशन के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। जब वो सीटें बढ़ेंगी तो सीटें कहाँ बढ़ेंगी? सीटें बढ़ेंगी यूपी में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, क्योंकि उन लोगों ने पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल करा। तो नुकसान किसका है? अब इसका एक दूसरा एंगल है। अगर आप तमिलनाडु देखें, केरल देखें, इस तरह के राज्य नीचे के देखें, तो यहाँ क्रिश्चियन फैल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी फैल रहे हैं। अब वो कोई 12 बच्चे और 10 बच्चे तो पैदा करते नहीं, वो 1 या 2 ही करते हैं। तो पॉलिटिकल नुकसान किसको है? तीसरा एंगल आप समझिए, अब जब परसीमन अधिकारी बैठेगा और वो कमिश्नर बैठेगा और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीडिजाइन करेगा,
तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी आज मुस्लिम बाहुल है, जहां एक छत्र आप चुनाव जीत ही नहीं सकते, वो हिंदुओं में मिला दी जाएगी। जब वो हिंदू में मिल जाएगी तो नतीजा क्या होगा, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता, बताने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल गिराने के बाद ये पैरों कुल्हाड़ी पे नहीं कूदे हैं, इन्होंने कुल्हाड़ी अपने पैर पे स्वयं मार ली है। और देखिए, जब आप एरोगेंस में काम करते हैं, क्योंकि आपका, जैसे आपने कहा ना, एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी को हराना। जब आप इस उद्देश्य से जाते हैं तो आप देश के विरोधी हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, और हम भी, आप भी ये बात मानते हैं कि चलिए नरेंद्र मोदी हो सकता है अगले टर्म में एक रहें, उसके बाद नहीं रहेंगे, कोई और व्यक्ति आएगा जो देश का नेतृत्व करेगा, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई हमेशा के लिए नहीं है। तो आपने नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में आप भारत से नफरत करने लगे, और आप अपनी कुंडली में ये लिखवा लिया है कि आप देश विरोधी राजनीति करते हो। एकदम सही। तो आने देखिए, एक था पॉलिटिकल मैंडेट, आपने नहीं माना, जो कि सबके भले के लिए था। अब आ जाएगा टेक्निकल ड्राइंग। अब जब टेक्निकल ड्राइंग आएगी, जो परसिमन अधिकारी है जो उसको करेगा, वो राजनीतिक रूप से तो करेगा नहीं कि भाजपा का करना है या कांग्रेस का करना है, किसका करना है। वो तो जनसंख्या के आधार पे, सेंसेक के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करेगा, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये डिसाइड करेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी महिला रिजर्व्ड रहेगी। तो यहाँ दो चीजें बड़ी साफ हैं कि अब जो भी होगा वो टेक्निकल बेसिस पे होगा, और दूसरी, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी स्वयं मारी है। तो साफ दिखाई दे रहा है, साउथ के राज्य पहले ही ये कहते थे, और यहाँ पर तो दरिया दिली दिखाते हुए 50-50 सबकी बढ़ा दिया कि भाई चलो 50% सैलरी सबकी बढ़ जाएगी, 50% नंबर सबके बढ़ जाएंगे। लेकिन अब तो इन्होंने, राहुल गांधी ने साउथ के उन तमाम, चाहे डीएमके कह लिए या केरल में आप देख लीजिए, यूडीएफ एलडीएफ दोनों को, मतलब इन्होंने, और तो और ममता बनर्जी को भी फंसा लिया इन्होंने। भाई ममता भी चली गई उधर, और ये नहीं हुआ। जबकि ये बताइए, जब ड्यू है ही, परसिमन होना ही है, उसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी कम से कम ऐसी अपेक्षा वाली व्यक्ति हैं कि वो रुके हुए सारे मामले क्लियर ही कराते हैं। यार भाई, जब आप लोगों को ये पता था कि ये काम होना ही होना है, तो फिर अपने मुंह पर ये कलंक क्यों पोता? ये क्या स्ट्रेटजी है? केवल नरेंद्र मोदी का विरोध, और नरेंद्र मोदी की पार्टी तो खेलना शुरू हो गई। और राज्य में आप उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, सब जगह इस पर जोरदार एक तरह से मूवमेंट चल पड़ा है, पॉलिटिकल मूवमेंट चल पड़ा है। अवनीश भाई, आपका मन कर रहा है समोसे खाने का, वाकई मन कर रहा है इस समय, तो कर रहा है ना, आपका मन कर रहा है समोसे खाने का। अब समोसे अभी खाने चाहिए, या 4 बजे खाने चाहिए, या 5 बजे चाय के साथ खाने चाहिए, ये इस पे डिपेंड होगा आपको भूख कब लगी है। पर समोसे आज खाने हैं, तो परसिमन तो होना ही होना है। हाँ, अब वो अगले सत्र में होता, या भूख इस दबे, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसी सत्र में 3 दिन का सत्र बुला के और कर दिया, ताकि पूर्ण रूप से उसका बेनिफिट मिल जाए। देखो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं 2/3 उनके पास नहीं था, नहीं है, और वो ये जानते हैं कि सारी कोशिश कर लें 2/3 नहीं आ सकता, इसीलिए 290 पे रुक गए। तो ये दोनों, जिनको 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है, आपको लगता है ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि हारने के लिए बिल लेके आए थे? मैंने तो शुरुआत में यही पूछा। तो ये बिल लेने इसलिए आए थे कि जो 2-3 राज्य हमारे हैं जहां पर महिलाएं डिसीजन मेकर बन सकती हैं। आप देखिए 2021 में बंगाल में क्यों नहीं जीती भाजपा? क्योंकि महिलाएं भाजपा के साथ नहीं आई। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिन राज्यों में महिला दीदी के साथ इंटैक्ट रही, भाजपा को आप हरा नहीं सकते। तो जो काम नरेंद्र मोदी को 3 महीने 4 महीने बाद करना था, उन्होंने कहा भाई भूख अभी है, जरूरत अभी कर दो।
कम से कम उसका कुछ नहीं तो पॉलिटिकल बेनिफिट तो ले लें। अब इसमें ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई। देखिए, आप भी बंगाल होके आए हैं और आपसे पहले 6 बार बंगाल में जा चुका हूं, ठीक है, पिछले 3 महीने में, 2.5 महीने में। एक पल्स हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पल्स को देखने की काम करते हैं क्या है। सबसे बड़ी पल्स क्या थी? महिलाएं ये कह रही थी हमें डर है। क्या का डर है? कि अगर हमने वोट दिया या तृणमूल को वोट ना देके किसी और को वोट दिया तो मारकाट होगी, रेप होंगे और दुनिया भर की चीजें होंगी जो तृणमूल करती है। हम्म। तभी आप देखिए ना कितनी कंपनी बैठी हैं फोर्सेस की इस वक्त। ऑलमोस्ट एक तरह से देखा जाए तो मैन टू मैन मार्किंग है, ठीक है ना, मैन टू मैन मार्किंग है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो गड़बड़ करेगा गोली मार दो। तो जब महिलाएं भय मुक्त होंगी और ऊपर से ये थपका लगेगा कि महिला विरोधी, तो वोट कहां जाएगा? तो देखिए, संवैधानिक रूप से जो कार्य करना है, भूख लगी है, समोसे तो खाने ही है आज। अब वो क्षण है कि जब आपको भूख ज्यादा लगे, समोसे खाएं तो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। पेट भरे हुए पे आप समोसे खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बस समझ। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के पीछे इकोसिस्टम इतना मेहनत करता है, वो देखो राहुल गांधी तो अब अच्छे लगने लगे। राहुल गांधी क्या बोले हैं, शानदार बोले हैं। राहुल भाई भी चने की झाड़ पर चढ़ गए, बोले जो मैंने इतने सालों में नहीं कमाया मेरी बहन ने 5 मिनट में कमाया। मतलब खुद ही बंदा बताता है कि वाकई हम जो है वैशाख नंदन हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की ये बिल्कुल खुली राजनीति, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं ना कि 4 साल काम करता हूँ 1 साल राजनीति करता हूँ, तो 1 साल का मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि अंतिम का 1 साल ही हो, तो बीच बीच में भी एक एक महीना करके 12 बार जोड़ सकते हैं तो कह देंगे कि 1 साल राजनीति। इतनी खुली पॉलिटिक्स भी केंद्र क्यों नहीं समझ पाई? मैं इस बात से मतलब छोटी समझ रखता हूँ राजनीति की। अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यार ये काम अगर होना ही था तो लहर लूटने में क्या दिक्कत थी? अगला ऑफर भी दे रहा था कि अरे भाई आओ सब लोग इसका क्रेडिट ले लेते हैं। कौन सी उस बात ने विपक्ष में मतलब ये एका करा दिया? इतनी खुली राजनीति नहीं, के सामने भी ये तो मतलब ऐसे लग रहा है कि आंख पे पट्टी बांध के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, या कुछ अवनीश इसमें भाई, ज्यादा ही ये लोग समझ गए पॉलिटिक्स। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने कभी F1 रेस देखी है? रेस ट्रैक पे मैं उसका ट्रैक देखा है वो ट्रैक देखा टीवी में देखा है, टीवी में ठीक है, देखा है। कुछ लैप्स के बाद गाड़ी आती है हाँ, और 2 सेकंड में, 30 सेकंड, 15 सेकंड में टायर टायर वायर बदल चेंज जाते हैं। हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है और वो गाड़ी फिर निकल लेती है और अंततः उनमें से कोई एक गाड़ी नंबर 1 आ जाती है। क्यों? आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके टायर चेंज हो गए, आपका इंजन ऑयल चेंज हो गया, आपका कूलेंट चेंज हो गया, आपके 50 तरह के जो चेक्स बैलेंसेस होते हैं वो सारे हो गए। लेकिन अगर इंजन ही नहीं दम है इंजन में तो चेंज करके क्या करोगे? भाई राहुल गांधी में तो वो ही इंजन है ना, ट्रैक्टर वाला, उसको कहां F1 पे दौड़ा रहे हो? कर लो जितना चेंज करना है, पेट्रोल की जगह दारू डाल दो, एल्कोहल डाल दो, पूरा मीथेन डाल दो, साली तब भी नहीं चलेगी वो। प्रॉब्लम केवल एक है, जब आपके मन में ये बात आ जाए कि मुझे इस व्यक्ति से नफरत है, तो आपको वो व्यक्ति अगर आपको बेनिफिट भी दे रहा है तब भी आपकी मानसिकता ये नहीं सोच सकती कि इसमें आपका क्या फायदा है। अब राहुल गांधी की दिक्कत है, पहले तो वो जनजात मूर्ख हैं, वो कितनी भी डिग्री लोग बोल रहे हैं लेकिन वो डिग्रियां नहीं है। डिग्री लेने से इंसान विद्वान नहीं बनता है। तो राहुल गांधी जन्मजात मूर्ख हैं, क्योंकि कभी सड़क पे निकल के राजनीतिक करी नहीं, सड़क पे निकल के लोगों से तो मिले नहीं, चांदी की चम्मच से पैदा हुए। ऊपर से जो उनके एडवाइजर्स हैं वो लोकसभा जीतने लायक नहीं है, ठीक है। अब
जो भी उनके एडवाइजर है, जयराम रमेश, इन लोगों ने दुनिया नहीं देखी है, इन लोगों ने भारत देखा ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें, नरेंद्र मोदी को देखें, तो नरेंद्र मोदी वो इंसान है जिसने राजनीति में आने से पहले अपना 40 साल का अपना 30 साल 25 साल जो भी रहे, वो उन्होंने देश को समझने में, देश के हर कोने में जाने में, लोगों को समझने में निकाल दिए। तो वही है ना, एक नॉलेज होती है सोशल मीडिया की, कि आपने 10 ट्वीट पढ़े, आपको एक नॉलेज मिल गई। एक होती है स्वयं जमीन पे जाने की। जो इंसान जमीनी नॉलेज रखता है उसको आप बीट नहीं कर सकते। तो राजनीति, एक तो राहुल गांधी मूर्ख, ऊपर से उनका जो कुंभा है एडवाइजर्स का और सारी चीजों का, उसको जमीनी ज्ञान है नहीं। वो भी हार्वर्ड की डिग्री लेके ये नहीं होता है कि आप देश के कितने अच्छे नेता बन सकते हैं। कोई भी डिग्री हो, हार्वर्ड ही नहीं, आईआईटी की डिग्री हो, आईएम की डिग्री हो, डिफाइन नहीं कर सकती कि आप कितने बड़े देश के नेता बनेंगे, क्योंकि जमीनी नॉलेज जरूरी है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि आपका नेता एजुकेटेड होना चाहिए, हार्वर्ड से हो, आईआईटी से हो, आईएम से हो, वो भूल जाते हैं कि ये देश 70% कृषि प्रधान देश है। जो किसान है ना, उसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं करी है, लेकिन वो धूप की तासीर देख के बता सकता है कि इस साल फसल सूखेगी या सही बनेगी। ये उसका अनुभव होता है। अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। राहुल गांधी और राहुल गांधी के चेले चपाटों को यह अनुभव नहीं है। अच्छा, मान लीजिए राहुल गांधी के चेले चपाटे में, कांग्रेस की तो खैर वो उनका स्तर तो सोचने का वही है जो राहुल गांधी का है। ममता बनर्जी जैसी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, भाई मैच्योर्ड तो मानेंगे, उनकी पॉलिटिक्स से हम कितना इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। स्टालिन भाई 70 साल उम्र के हिसाब से भी मैच्योर्ड हैं, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन घराने से आते हैं। इन पार्टियों को भी समझ में नहीं। मैं एक बार अखिलेश यादव पर भी ये शक जाहिर करूंगा भाई, कि आपको भी ये समझने में कि ये तो खुला खुला एक ऐसा ट्रैप था पॉलिटिकल, नरेंद्र मोदी ने फेंका, पूरा उसका हल्ला मचाया, विशेष सदन रखा, सब लाइट कैमरा फोकस ऑन, और आप आके वही कुल्हाड़ी पर कूद गए जबरदस्त। देखिए, अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है, मैं तीनों का बता देता हूं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव, अब कहा जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई पर्सनली देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पीछे जो लेगेसी चल रही है वो ये चल रही है कि लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक है ना। और मुलायम सिंह का बड़ा फेमस स्टेटमेंट संसद का है कि अगर महिलाएं आरक्षण से संसद में आ जाती हैं तो यहाँ सीटियां बजेंगी। तो ये जो दो, और अखिलेश का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे वो ये जो दाग हैं ये अपने मिटा सके। ये उनके परिवार में भी, और सबको पता है, यूपी के लोगों को, आप भी यूपी के, हम भी यूपी के, हमें पता है इनके टाइम में क्या कर्मकांड हुए थे। सफाई महोत्सव क्या होता है? सफाई महोत्सव में आपने अधरंग कपड़े पहना के जो लोगों को नचवाया था इतने साल, यूपी का इंसान नहीं भूला है। यूपी के बाहर के लोगों को शायद ज्ञान ना हो, लेकिन महिला का सम्मान का अर्थ केवल बोलने से नहीं होता है अवनीश भाई। सही बात, बिल्कुल। आपके आचरण में भी होना चाहिए। आपका आचरण तो है नहीं और ना आपका इतिहास है, तो इसलिए वो पिछलग्गू हो गए, उनकी समझ बंद। ममता दीदी की जहां तक सवाल है, ममता दीदी हमेशा वो क्या शब्द होता है, टोला करके, टोलाबाजी, सो टोलाबाजी पे रहती हैं। उनका जितना भी कार्डर है वो पुरुष कार्डर है। तो जब भी चुनाव का होता है, क्या होता है, महिलाओं को दबाया जाता है, चाहे रेप की धमकी हो, चाहे मारने की धमकी हो, चाहे कुछ भी। अब मैं बोल नहीं सकता पब्लिक मीडिया में, आप सब लोग जानते हैं बंगाल में क्या होता था।
तो वो सप्रेस करके रखी। तो उन्होंने कहा हम सप्रेस करके रखेंगे, राहुल गांधी के पीछे निकल लो, हम बच जाएंगे, हमें बंगाल का चुनाव देखना है, हमें बाकी राहुल गांधी से मतलब नहीं है। स्टालिन जहां तक है बहुत अनुभव है, पिताजी भी थे, लेकिन फिर वही पारिवारिक सोच। भाई जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, उस आइडियोलॉजी में तो आपने नाबालिग से भी शादी करी हुई है। उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, स्टालिन की बात नहीं कर रहा। तो वो आप देख के आए। अब आपका क्या था कि तमिलनाडु हमारे हाथ में रहे, तो ये जो हीट तमिलनाडु में ना है, इसलिए राहुल गांधी पे डाल दो। तो राहुल गांधी पे डाल दी। आप बिल्कुल। बाहर निकल के अगर इन लोगों से पूछेंगे, क्योंकि मेरे मित्र हैं, डीएमके में भी हैं, तृणमूल में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में, मैं बातचीत करता रहता हूं कभी कभी, और वो यही कहते हैं कि सारी हीट राहुल गांधी को दे दो, हम बचे रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कब तक तुम बचोगे, क्योंकि मानता हूं सोशल मीडिया चुनाव डिसाइड नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया नैरेटिव सेट कर सकता है। बिल्कुल करता है सर, करता है ना? निश्चित तौर पर। तो ग्राउंड जहां जितना आपको, और आज के टाइम में वोट समय नहीं रहा कि जब अटल जी ने बोला 2000 इसमें एक में कि भाई हम 25 साल डिले करते हैं, तो कुछ अखबारों ने लिख दिया, कुछ मीडिया ने बोल दिया। ना मीडिया उतना था, ना अखबार कोई उतना था, लोग भूल गए, लोगों को इतिहास। देखिए, राजनीति हमेशा आज से शुरू नहीं होती है, राजनीति हमेशा बीज से शुरू होती है। बीज कहाँ पड़ा? तो अगर आपको राजनीति समझनी है, आपको बीज समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो कशों इस परसीमन मामले पर वाकई परसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है, और नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं नहीं कि 25 साल और 5 साल किसी काम को उन्होंने एक से एक पुराने काम निपटाए हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको गिराया है विपक्ष ने और कांग्रेस ने, वो एक राजनीतिक रूप से एक्सपोज हो गए हैं, और जिसकी विसात खुद नरेंद्र मोदी ने बिछाई है। क्यों? क्योंकि आज जिसको गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया ये कह रहे हैं, तो बहुमत से नहीं गिरा है, 2/3 बहुमत चाहिए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता था, और हम सबको भी पता है कि सरकार को 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त है इस लोकसभा में। लेकिन उसके बावजूद भी ये कमिटमेंट कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये लाना है, उसे जितनी जल्दी लागू कराना है, पहले ही लागू करा के रख लिया गया, और उसके बाद अब परसीमन के बाद इसको जमीन पर उतारा जाना था। इसका जवाब आज नहीं, 29 के चुनाव में परसीमन के बाद ही चुनाव होगा। जी मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, आप लोग ने 370 का समय देखा है। आपने देखा जिस 370 को शायद भारत का हर राजनीतिक व्यक्ति, इंक्लूडिंग भाजपा में बैठे हुए लोग, जो ये बोलते थे ये गिराना संभव नहीं है, 370 हटाना संभव नहीं है, ये भाजपा के अंदर के लोग, मैं बता रहा हूं अंदर की बात। भाजपा में अंदर बैठे हुए बहुत सारे दिग्गज बोलते थे 370 हटाना संभव नहीं है, खून की नदियां बहेंगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी केवल दो, इन दोनों ने राज्यसभा 370 सबसे पहले कहां गया था? लोकसभा नहीं गया था, लोकसभा, राज्यसभा गया। क्योंकि लोकसभा में तो आपके पास नंबर थे, वहां नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में आप माइनॉरिटी में थे। तो और दूसरी चीज, एक टेक्निकल पॉइंट याद रखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इस पे डिपेंड करती है कि उस वक्त संसद के अंदर कितने सदस्य मौजूद हैं, ना कि कितने इलेक्टेड हैं। तो आपने क्या करा, आपने बड़े प्यार से, किसी को खबर नहीं करी, आपने बहुत सारे लोगों को उठाया जो नए नए सदस्य थे, और उनको ऐसे दुनिया के ट्रिप पे भेज दिया जहां से भारत के वापस आने की फ्लाइट हफ्ते में 1 दिन है। किसी भी रूट से आप आ जाएं, हफ्ते में 1 दिन है। तो हुआ क्या कि वो सारे निकल गए, अब आपके पास राज्यसभा में मेजोरिटी आ गई, आपने वहां पास करा, लोकसभा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो इंसान टेक्निकली इतना ग्रिल्ड है और इतना सोच के 370 जिसको दुनिया मानती थी नहीं हटा सकता,
वो हटा सकता है, तो उसके लिए ये क्या मुश्किल काम था? बिल्कुल लेकिन यहां क्या करा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, इस बिल को लाके बिल को पूरी तरह से राजनीति से मुक्त कर दिया और सीधा सीधा टेक्निकल ग्राउंड पे शिफ्ट कर दिया। अब परिसीमन अधिकारी डिसाइड करेगा। आपने राजनीतिक रूप से सबको निकाल दिया, आपने ऑप्शन दिया, सब कोई नहीं माना, अराजनीतिक रूप से निकाल दिया। अब टेक्निकली वो फिक्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये विधायिका के राजनीतिक और कामकाज की तरह हो राजनीतिक जाएगा। और राजनीतिक बेनिफिट जो है वो अपने लिए तो ले लिया असम और बंगाल में। बिल्कुल, ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें दोनों तरफ से हार मिली है विपक्ष को। तो हमें उम्मीद है कि परसीमन पर और खासतौर से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि नहीं पास हो पाया, वो होना ही होना है। परसीमन ही एकमात्र उसका लक्ष्य है। बिल तो पहले ही पास हो चुका है, परसीमन जैसे ही हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप सोचें विपक्ष के हाथ में क्या आया सिवाय दोनों तरफ से बदनामी के। एक तरफ महिलाओं के खिलाफ खड़ा होना, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी से एक और राजनीतिक हार भरे चुनाव के बीच में। गौरव जी, परसीमन पर बहुत सारी अलग-अलग तरह की बात हुई, कौन हारा, कौन जीत गया, नरेंद्र मोदी कितने कमज़ोर हो गए, उनको ताना देने वाले भी, लेकिन हमने एक अलग पर्सपेक्टिव से इस पे बात किया। हकीकत में क्या हुआ, ये आपके सामने आया। आपने समय दिया सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। चैनल को आपने जिस तरीके से सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि गौरव जी जब अगली विलेज लाइफ बेस्ड पर जो हमारी चर्चा अभी होनी है, ये बीच में एक सामूहिक चर्चा थी, इसको हम लोगों ने इस बार कर लिया, करना वही था। तो अगली बार वो चर्चा लेके आएँगे, तो आपको सीधे नोटिफ़िकेशन मिलेगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो अब यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और गौरव जी हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।